Okay, so good morning everyone. Good morning. In this session, we are going to start with your chapter number one, that is related to compliance framework. ठीक है, that is related to compliance framework. है ना? ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड प्रिपेयर कर देता हूँ इस चैप्टर का, उसके बाद वी विल स्टार्ट. देखना यहाँ पे. तो आई होप आप सबने आज की क्लास में आने से पहले ये टर्म जरूर सुना होगा, कंप्लाइंसेस. है ना? फाइनल में आते आते ये टर्म बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने, कंप्लाइंसेस. कंप्लाइंसेस का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंसेस का मतलब है सर adhering, or I can say complying with the laws, then rules and regulations. Complying with the laws, rules and regulations applicable on any company. है ना? Applicable on any company में बोल लूँ या कोई भी बिजनेस एंटिटी. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके ऊपर काफ़ी सारे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं. आपको इंश्योर करना है दैट योर बिजनेस इज इन कंप्लायंस विद ऑल सच एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, योर बिजनेस इज इन कंप्लायंस विद ऑल सच लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब ये जो कंप्लायंसेस है ना, in case if company fails to carry out the compliances, in case if company fails to carry out the compliances, तो क्या होगा? कंपनी के ऊपर फाइन चार्ज किए जाएंगे या कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी लगेगा. ठीक है, या क्या हो सकता है? इंटरवेंशन ऑफ authorities into the intervention of authorities into the business of company हो सकता है. और क्या हो सकता है? It may hurt the reputation or goodwill of the company. है ना? the reputation और goodwill of the company. तो ये सारे consequences हैं जो एक कंपनी के ऊपर मेजरली अराइज हो सकते हैं ड्यू टू compliances. एक और हो सकता है लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. है ना? लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. ऐसा भी हो सकता है कंपनी में नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स देम, कंपनी में नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स देम. तो ये सारे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो एक कंपनी के ऊपर अराइज हो सकता है ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस. ठीक है, अब एज फार एज कंप्लायंसेस आर, तो देखना बेसिकली ना दो टाइप के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल किसी भी बिजनेस एंटिटीज के ऊपर. पहला है आपको जनरल कंप्लायंसेस. पहला क्या? जनरल कंप्लायंसेस. एंड दूसरा होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस. ठीक है, जनरल कंप्लायंसेस में कौन से कंप्लायंसेस आएंगे? जो नॉर्मली सभी बिजनेस एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न फाइल करना या टैक्स पे करना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना. ठीक है, बिजनेस को रजिस्टर कराना या लाइसेंसिंग लेना. ठीक है, ये सभी चीजें किस में आ सकती हैं? जनरल कंप्लायंसेस. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. मान लो कि आप फूड के लिए आपको FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है. अगर आप कोई हजार्डस सब्सटेंसेस में डील कर रहे हैं, इन केस इफ यू आर डीलिंग इन एनी काइंड हजार्डस सब्सटेंसेस, पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है, फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज. ठीक है, अगर आप बैंकिंग कंपनीज हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है तो ARDA के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. आप अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है तो ट्राई के, है ना,
या रेगुलेशंस या रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो कंप्लाइंसेस बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, जनरल कंप्लाइंसेस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस आर एप्लीकेबल ओनली on a particular type of business entity. These will be applicable only on a particular type of business entities. ठीक है, अब ध्यान रखना। मैं एक इन जनरल अगर मैं चेक करूँ ना, तो एक कंपनी के ऊपर कौन कौन से कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल हो सकता है मेजरली, irrespective of the nature of their business, irrespective of the nature of their business। तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है भाई, सबसे पहले क्या, कंपनीज एक्ट 2013। देन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है जीएसटी एक्ट, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है वेरियस लेबर एक्ट, है ना। अगर कंपनी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर रही है तो फेमा लॉ आया ना, सीसीआई या कंपटीशन एक्ट, ठीक है। व्हाट एल्स, देन वेरियस अदर इकोनॉमिक लॉज, देन वेरियस अदर जनरल लॉज। मान लो कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगर कोई भी फ्रॉड किया बिजनेस से रिलेटेड, तो दे कुड बी पेनलाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड। दे कैन आल्सो बी पेनलाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। फ्रॉड से रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में भी कवर किया है ना, सेक्शन 447 फ्रॉड के केस को कवर करता है। ठीक है, फिर अगर कंपनी लिस्टेड है तो भाई उसके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होंगे, हाँ या ना। ठीक है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर दूसरे सिक्योरिटीज लॉज भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ n नंबर ऑफ रूल्स, n नंबर ऑफ regulations, n number of provisions। बहुत माथा फोड़ी है। Being a company secretary is not that much easy, है ना। Being a company secretary is not that much easy। मान लो कि एक कंपनी के ऊपर भाई 1000 कंप्लाइंसेस है, ठीक है, तुमने 999 कंप्लाइंसेस को टाइम पे कंप्लीट किया, एक जगह नॉन कंप्लाइंस हो गया, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर मान लो 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई। वो कंपनी तुम्हें क्या करेगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले दैट कंपनी विल फायर यू। ठीक है, सबसे पहले दैट कंपनी विल फायर यू, तुम्हारे ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज भी लग सकता है। ठीक है, तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल किया जा सकता है। ठीक है, बिफोर योर रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट। तो बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाला काम है किसका, एक कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, इट इज द कंपनी सेक्रेटरी हु is going to ensure all these compliances, because any of the non-compliances can have severe consequences on the company, that can either be financial or non-financial। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन दिक्कत एक और है, कंपनी सेक्रेटरी भी है तो एक इंसान, ठीक है, और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलती हो सकती है। देखो, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन गलतियों के लिए कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे प्रोफेशन में। तो सवाल उठता कि क्यों ना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन
एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए। बात समझ में आ रही है क्या? प्रायर बेसिस पे या एडवांस बेसिस पे क्या करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क हम डेवलप करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हम इंश्योर कर पाए that all the compliances are being duly met। बात समझ में आ रही है क्या? And preparing such framework within the organization in order to ensure, preparing such framework within the organization in order to ensure compliances with all the applicable provisions of laws, rules and regulations applicable on company। भाई ऐसे फ्रेमवर्क को अपन ने क्या नाम दिया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा? क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यार हर कंपनीज के ऊपर, हर कंपनी के ऊपर या हर बिजनेस एंटिटी के ऊपर एक ही जैसा कंप्लायंसेस थोड़ी ना एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा ना, इट विल बी कस्टमाइज्ड, है ना, एज पर द नीड्स और requirement of such business entities। बस समझ में आ रहा है क्या? एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ such compliance framework, for preparation of such compliance framework, a company secretary can play a very crucial or important role। ठीक है, पहले ना आप इसको कॉपी कर लो सब चीजों को। जो तुम्हारा बुक का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, देखो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के पास में एक ब्लैंक पेज होगा लेफ्ट साइड में, वहां पे लिख लो सारी चीजें, पहले सारी चीजें लिख लो एक बार। एक बार बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर का, फिर मजा आएगा पढ़ने में।
तो मैंने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लाइंसेस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी, है ना, हम क्या करें, प्रायर बेसिस पे एक कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है। एंड वो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कौन, अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर देखो अपन क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कंपनी जब कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाएगी, है ना, तो क्या क्या चीजों को कंसिडर करेगी, थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड, पहला थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड, दूसरा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ेंगे इधर टाइप ऑफ कंप्लाइंसेस, ठीक है, तीसरा क्या, टाइप्स ऑफ कंप्लाइंसेस। एंड चौथा है आपका रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रिपरेशन ऑफ, वेरी गुड, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, ठीक है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। अब एक चीज और ध्यान देना, बहुत जनरलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर है। मैंने लिखा सबसे पहले कि कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाते समय एक कंपनी को क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए या क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना है, वो अपन को चेक करना है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो तुम मुझे बताओ इन जनरल कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बना रही कंपनी क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करे, कैसे बनाए। तो सबसे पहले कंपनी क्या करे भाई, आइडेंटिफाई करे, है ना, आइडेंटिफाइंग ऑल दी compliances, है ना, आइडेंटिफाइंग ऑल दी compliances, क्या चीज, वो तो कंपनी को पहले से पता होगा ना बेटा, नेचर मेरी बात समझ, मैं अगर कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो मुझे पहले से पता होगा ना मेरा बिजनेस का नेचर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, आइडेंटिफाई करूँ ऑल द नेचर ऑफ ऑल द कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल, उसको ना मैंने एक जगह पे लिख दिया, एक पूरी डायरी खरीदी नहीं मार्केट से जाकर के और सारे कंप्लाइंसेस लिख दिए, ठीक है, कंप्लाइंसेस लिखे और उस कंप्लाइंसेस का ना ड्यू डेट भी लिखा, ठीक है, उसका ड्यू डेट भी लिखा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ पता है, जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पे ना मैं फ्लो चार्ट चिपका सकता हूँ, ठीक है, सारे कंप्लाइंसेस से रिलेटेड अलग अलग कंप्लाइंसेस से रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाया और मैंने उसको सर्कुलेट करवाया, ठीक है। अब वो चीज सर्कुलेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग रहा है, क्या होगा, बार बार इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग दी पर्सोनल्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग दी पर्सोनल्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकता हूँ, आया ना। अभी जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है क्या करे, ये ड्यू डेट आने से पहले ये ना सिग्नल्स भेजे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स हु कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस। तुम समझो ना, हमने फोन का रिचार्ज जब कराते हैं, मान लो कि मैंने 28 दिन का रिचार्ज करवाया, तो जैसे 25 दिन होता है ना, वैसे मेरे को मैसेजेस आने चालू हो जाने लग जाते हैं, ठीक है, कि आप जल्द से जल्द रिचार्ज करें अदरवाइज आपकी आउटगोइंग बंद कर दी जाएगी, नेट बंद कर दिया जाएगा। तो इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, बात समझ में आ रहा है क्या, इतनी बार याद दिला दिया जाता है कि कस्टमर वो रिचार्ज करा ही लेता है ड्यू डेट से पहले, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं मालूम है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कंप्लाइंस डैशबोर्ड एस्टेब्लिश कर सकती है। कंप्लाइंस डैशबोर्ड ये क्या होता है,
बहुत अच्छा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। तुमने कभी नहीं रेलवे टिकट बुकिंग किया है? आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी रेलवे टिकट बुकिंग का। मैं जाता हूँ थोड़े साल पहले, मान लो कि मैं चला गया 20 साल पहले एंड वी आर इनटू 90s, ठीक है? मान लो कि हम लोग 1995 में पहुंच गए। अब सोच के देखना है कि मेरे को ना एक टिकट बुक कराना है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर? तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। और फिर किसे पता होगा? फिर डैडी से पूछना। नहीं पता तो क्या होता था उस टाइम पे, मुझे पता है बिकॉज माय फादर वाज इन रेलवेज ओनली, तो मैं जाता था उनके साथ टिकट बुक कराना। तो क्या होता था समझना, पहले हम घर से निकले, है ना, ऑटो में बैठे, रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे ना एक रिजर्वेशन ऑफिस है, ठीक है? रिजर्वेशन ऑफिस में एक लंबी चौड़ी लाइन है। हाँ, रिजर्वेशन ऑफिस, रिजर्वेशन विंडो, लंबी चौड़ी लाइन, वहाँ पे रिजर्वेशन फॉर्म भरा। हाँ, फॉर्म भरना पड़ता है, और रिजर्वेशन फॉर्म भरा और फिर ये लाइन में लगे, ठीक है, लंबी चौड़ी लाइन। फिर वो विंडो पे आए। अब तीन चीजें होती थी, या तो टिकट आपको कंफर्म मिल जाता था, या वेटिंग मिलता था, और एक तीसरी चीज होती थी RAC, आज पूछिए RAC में क्या होगा कि तुमको पूरी टिकट, पूरी सीट नहीं मिलेगी, आधी सीट मिलेगी RAC के केस में। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल थी। अब कंफर्म हो गया तो हंसते खेलते कूदते आ जाते थे घर पे कि टिकट कंफर्म है। RAC हो गया तो एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई उस दिन तक आते आते कंफर्म हो जाएगी। अभी जो वेटिंग अगर रहता था ना तो बहुत परेशानी आती थी। अब मेरी बात समझा, मैंने 2 महीने पहले टिकट बुक किया है ना, और मुझे चेक करना है कि मेरा जो वेटिंग वाला टिकट है वो कंफर्म हुआ भी है या नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बार बार वहां जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, टिकट नंबर बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। कितना मोनोटोरियस, ठीक है, कितना मोनोटोनस काम था। परेशानी ज्यादा थी क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था। आज के टाइम पे क्या हो सकता है, आज तो बहुत ही फास्ट हो गया। खैर थोड़े, फिर इसके थोड़े साल बाद रेलवे ने क्या किया, रेलवे स्टेशन पे ना ऐसे डैशबोर्ड लगा रखे, ठीक है? वो डैशबोर्ड में क्या है मालूम है, तुम अपना PNR नंबर डालो और तुमको तुम्हारा टिकट का स्टेटस पता चल जाता है। तो अब क्या हो गया, जब ये डैशबोर्ड्स लगे ना तो तुमको ये लाइंस में खड़े नहीं रहना है। यू कैन सिंपली गो टू द रेलवे स्टेशन, you can access the dashboard in order to confirm or in order to know the status of your ticket booking. Yes or no? Yes or no? Yes sir. लेकिन अब तो और भी तेज हो गया है। अब तो फोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर लॉग इन करो, आईडी क्रिएट करो और आप सीधे टिकट बुक कर सकते हो, और आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही? अब देखो ये जो कंप्लाइंस, ये जो डैशबोर्ड है ना, ऐसा एक कंपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी सेट कर सकता है एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है? So that the personals involved within the company, personals within the company can check the compliances का स्टेटस कि भाई अभी आने वाले समय में कौन से compliances कंपनी को मीट करना है, उसका क्या लास्ट डेट है, अगर वो compliances नहीं हुआ तो क्या रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ नॉन compliances है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इससे भी क्या होगा, it will also help in developing an adequate compliance framework within the organization, ठीक है? तो देखो कहने का मतलब है कि अगर एक कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फ्रेमवर्क डेवलप किया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट विल हेल्प इन इट विल हेल्प इन ensuring all the compliances, and it will help in ensuring all the compliances applicable on a company. Is it clear? ठीक है? अब देखो, प्लस अब एक और चीज देखना, ये सब चीजें तो क्या है, सिस्टम बेस्ड है, लेकिन लॉ में चेंजेस आते रहते हैं, प्रोविजंस बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो जब जब भी अमेंडमेंट्स आए आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट ऑल सच सिस्टम्स हैव बीन ड्यूली अपडेटेड, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट ब्रॉट इनटू द लेजिस्लेचर। इज इट क्लियर? चलिए अब देखोगे यहाँ पे
इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ो आराम से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़िए एक बार। Compliance with laws and regulations must be an integral part of any corporate strategy. The board of directors and management must recognize the scope and limitations of the applicable laws and regulations. They must establish a compliance management system as a supporting system of risk management system, as it reduces the compliance risk to a greater extent. To ensure an effective approach to compliances, the participation of senior management in the development and maintenance of compliance program is very important. They should review the effectiveness of the compliance management system at periodical intervals so as to ensure कि जो compliance network है उनका या framework है उनका वो duly updated है ना, with the requirement of latest law, rules and regulations applicable on the entity. They should review the effectiveness of the compliance management system at periodical intervals so as to ensure that it remains updated and relevant in terms of modifications or any changes in the regulatory regimen या regime, मतलब environment है ना, including acts, rules, regulations, etc. in the business environment. A corporate compliance management system manages the entire compliance process. It will include a compliance program, compliance reporting, compliance audit, etc. बोला कंपनी को ना एक प्रॉपर कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, and that compliance management system will include compliance program, compliance reporting as well as compliance audit. The compliance program consists of the policies and procedures which guide the company क्या compliances of all the applicable laws and regulations, whereas the compliance audit is an independent testing. compliance audit में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, पोस्टमार्टम एनालिसिस है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल थे क्या वो सभी कंप्लाइंसेस ड्यूली कैरी आउट किए गए हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन, whether they have been duly carried out by the organization. Is it clear? Then corporate compliance management involves a full process of research and analysis as well as investigation and evaluation. Such an exercise is undertaken in order to determine the potential issues and to get a realistic view about how the entity is performing and how it is likely to perform in near future. Company secretary with the core competence in compliance management and corporate governance can play a very crucial role in the corporate compliance management. Is it clear? ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर है तुमको। उसके बाद देखो लिखा है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ये 3 एलिमेंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। व्हाइल डेवलपिंग अ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क दीज 3 एलिमेंट्स कुड बी इंक्लूडेड। मैं ना इसके ऊपर आऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, पहले एक बार मैं आता हूं टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस के ऊपर, ठीक है। कंप्लायंसेस तुमको मालूम है, कंप्लायंसेस का मतलब क्या बताया था मैंने, एडहेरिंग टू द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। नेक्स्ट एक बार आ जाओ टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस पे, पेज नंबर 13 पे गिवन है। देखो 3 तरीके से कंप्लायंसेस हो सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस हो सकते हैं। पहला है अपैरेंट, दूसरा है एडिक्वेट एंड तीसरा है एब्सोल्यूट, ठीक है। अब तुम समझना, अपैरेंट कंप्लायंसेस का मतलब होता है कंप्लायंस किए बिना कंप्लायंस का करना है। ये क्या बोल रहे हो, कंप्लायंस किए बिना कंप्लायंसेस का करना, क्या मतलब है इसका? इट इज इवन वर्स देन द नॉन कंप्लायंसेस। जैसे कंपनी ने जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं किया लेकिन मिनट्स प्रिपेयर कर लिया, समझ रहे हो? कंपनी ने जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं किया लेकिन मिनट्स प्रिपेयर कर लिया, तो प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स रिक्वायरमेंट है ना। इन द सेम मैनर कंडक्शन ऑफ मीटिंग भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मिनट्स प्रिपेयर किया तो मिनट्स आर द कंक्लूसिव एविडेंस ना दैट कंपनी हैज कंडक्टेड जनरल मीटिंग या कंपनी हैज कंडक्टेड मीटिंग। तो भाई मिनट्स प्रिपेयर कर लिया तुमने विदाउट कंडक्टिंग द मीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ
नॉन कंप्लाइंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपको एडिक्वेट कंप्लाइंसेस। एडिक्वेट कंप्लाइंसेस का मतलब है यार जबरदस्ती है, डर है, नॉट इन द स्पिरिट ऑफ लॉ बट इन द लेटर ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग जब टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट पहन के जा रहे हैं ना, 90% लोगों को पहनने का मन नहीं होता है, बट दे आर डूइंग सो, दे आर डूइंग सो आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड फाइंड। बस में आ रहा है क्या? वैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है, हेलमेट नहीं पहना तो फाइन लग जाएगा। वो किसका एग्जांपल है? एडिक्वेट कंप्लायंसेस। अपीरेंट कंप्लायंसेस का मतलब ensuring the compliances in true letter and spirit of law। ठीक है, मन है करने का compliances और किया भी। Is it clear? एक बार इसको रीड करो, types of compliances। Just read it, I will be back in a minute।
हेलो, चलो देखोगे नेक्स्ट।